हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट ए.एच. कॉम्पटन ने दिया था। ठीक है, ए.एच. कॉम्पटन ने दिया था और ए.एच. कॉम्पटन ने इस कॉम्पटन इफेक्ट के द्वारा ये प्रूव किया कि लाइट का नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर भी होता है। तो लाइट के पार्टिकल नेचर के फेवर में कॉम्पटन ने जो है वो कुछ एविडेंस दिए यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कॉम्पटन इफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं। तो ए.एच. कॉम्पटन ने जो है वो सबसे पहले देखा कि अगर हम कोई मोनोक्रोमेटिक एक्सरे लाइट लेते हैं, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे लाइट, वो भी कैसी पार्टिकल फॉर्म में अगर लेते हैं जिसकी कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है। मोनोक्रोमेटिक कहा है मतलब उसकी कोई एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो कॉम्पटन के अनुसार कॉम्पटन ने देखा कि अगर हम कोई एक्सरे लाइट लेते हैं जो कि मोनोक्रोमेटिक है, ओके, वो पार्टिकल नेचर है, उसकी कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है, और उसको अगर हम किसी कार्बन पे या लाइट एलिमेंट पे जो है वो स्ट्राइक करवाते हैं, उसको जो है फॉल करवाते हैं या स्ट्राइक करवाते हैं, तो स्ट्राइक करवाने के बाद जो स्कैटर्ड एक्सरे है उसकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ बढ़ जाती है। जो इंसिडेंट रे आपने डाली थी, एक्सरे डाली थी, तो इंसिडेंट एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो कम होती है स्कैटर्ड एक्सरे से। तो स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाती है किसी कार्बन पे या लाइट एलिमेंट पे स्ट्राइक करवाने पर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ तो बढ़ जाती है स्ट्राइक कराने के बाद स्कैटर्ड एक्सरे की, उसका जो एनर्जी होता है स्कैटर्ड एक्सरे की वो जो घट जाती है, साथ ही साथ एनर्जी के साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी घट जाती है, फ्रीक्वेंसी भी घट जाती है। ठीक है, तो कॉम्पटन ने देखा कि, वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ, कॉम्पटन ने देखा कि अगर कोई मोनोक्रोमेटिक एक्सरे लाइट जो कि पर्टिकुलर वेवलेंथ की है किसी कार्बन या फिर किसी लाइट एलिमेंट पर आप स्ट्राइक करवाते हो, तो स्ट्राइक कराने के बाद जो विवर्तित एक्सरे होगी, जो निकलती है स्ट्राइक करने के बाद, उसकी वेवलेंथ जो इंसिडेंट रे है जो आपने डाली है उससे हमेशा ज्यादा होगी, और उस स्कैटर्ड एक्सरे की जो एनर्जी है या फिर एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है स्ट्राइक करवाने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या बताता है हमें। दिस decrease in energy evident that some interaction between X-ray and electron has taken place। तो स्ट्राइक कराने के बाद एक्सरे की एनर्जी घट जाती है। घटना ये क्या दिखाता है हमें यहाँ पे, घटना हमें यहाँ पे प्रूव करता है कि एक्सरे ने जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोई ना कोई इंटरैक्शन यहाँ पे किया है। ठीक है, एक्सरे जैसे ही स्ट्राइक हुआ है कार्बन या लाइट एटम पर, उसने इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो इंटरैक्शन किया है यहाँ पे, जिस वजह से उस एक्सरे का जो भी, मान लो फोटोन हम कहेंगे यहाँ पे, एक्सरे का जो फोटोन है वो स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन पे, तो उस फोटोन ने अपनी कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे दी, जिस वजह से उसके बाद देने के बाद जो बाद में लाइट निकली वहां से उसकी एनर्जी कम थी। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये डायग्राम दे रखा है, ये हमारा ग्रेफाइट है। ठीक है, एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक है, तो ये हमारा कोई ग्रेफाइट है, ये आई हमारी इंसिडेंट लाइट यहाँ से एक्सरे, हमने डाली इंसिडेंट एक्सरे यहाँ पे, जिसकी एनर्जी पहले थी इंसिडेंट की थी एच न्यू। ओके, और इसका मोमेंटम कितना था, एच न्यू बाय सी। मोमेंटम अगर आपका बेसिक है ये तो ठीक है, मोमेंटम कितना था यहाँ पे, एच न्यू बाय सी। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंसिडेंट एक्सरे आपने डाली है जिसकी एनर्जी एच न्यू है और मोमेंटम एच न्यू बाय सी है, वो क्या जाता है ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पे जाके स्ट्राइक करता है। तो होना क्या चाहिए था, यहाँ से सीधे निकल जाती, पर नहीं, स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट जो है वो स्कैटर्ड होती है। तो स्कैटर होने के बाद यहाँ पे जो स्कैटर होगी वो इंसिडेंट लाइट के साथ यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बना देती है, और ये जो स्कैटर्ड लाइट होगी इसकी एनर्जी अब क्या होगी, इसकी एनर्जी होगी E डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश, और मोमेंटम क्या होगा, एच न्यू डैश बाय सी, और जो वेवलेंथ रहेगी इसकी वो होगी, वेवलेंथ होगी लैम्डा डैश, स्ट्राइक करने के बाद जो ये स्कैटर्ड निकली है रे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका और एक्सप्लेनेशन इसी के रिस्पेक्ट में, ये जो डायग्राम हमने अभी देखा है कि यहाँ पे इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है और एनर्जी इस तरह से चेंज होती है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम यहाँ पे। तो एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन,
हम यहाँ पे एक्सरे मान लेते हैं, हम यहाँ पे कि हम यहाँ पे जो एक्सरे है उसका यूज जो है वो कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे कार्बन या फिर किसी भी लाइट एटम में जो इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट था उसकी पोजीशन, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है, इसकी पोजीशन या और इसका मोमेंटम चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक्सरे को यूज में ले रहे हैं, मान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक मिनट, ये तो मान लेते हैं कि एक्सरे का यूज हम उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और जो है एनर्जी चेक करने, मोमेंटम चेक करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एक्सरे गिरेगा इलेक्ट्रॉन पर और एक्सरे और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इंटरैक्शन होगा, जिस वजह से मैंने कहा कि वेवलेंथ जो है एक्सरे की वो तो इंक्रीज हो जाएगी और जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है एक्सरे की वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब डिक्रीज क्यों होती है, मैंने कहा उस डायग्राम में मैं बताती हूँ आपको, एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि डिक्रीज क्यों हुआ। डिक्रीज हुआ है कि एक्सरे का जो फोटोन गिरा था उसकी एनर्जी जो है ट्रांसफर हुई है इलेक्ट्रॉन को, एक्सरे का जो फोटोन गिरा था उसकी एनर्जी ट्रांसफर हुई है इलेक्ट्रॉन को, और इस वजह से जो है उसके मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पे, ये बताओ ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे आके एक फोटोन गिर गया, जैसे ही ये फोटोन आके इस पे स्ट्राइक किया तो ये पोजीशन थी यहाँ पे, हमें तो क्या है, ये एक्सरे का फोटोन गिरा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, साथ ही साथ उसका मोमेंटम भी पता चले, ठीक है, कि वो उसका मोमेंटम क्या है। पर यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे फोटोन स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो मान लो आपको पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पर स्ट्राइक करते टाइम ही एनर्जी ट्रांसफर हो गई इलेक्ट्रॉन को और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो गया उसी वक्त, ठीक है, स्ट्राइक करते ही मोमेंटम चेंज हो गया। तो आप एग्जैक्ट एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम सेम टाइम पे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही कहता है ये कि एक्सरे का यूज करके आप मोमेंटम और पोजीशन दोनों चेक करना चाहते हो इलेक्ट्रॉन की, पर आप नहीं कर सकते हैं एक ही टाइम पे दोनों जो है मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको और पता चलती है, अगर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी जो है वो प्रूव करता है यहाँ पे, ठीक है। उसमें भी क्या कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और मोमेंटम है वो एक ही टाइम पे सेम टाइम पे हम पता नहीं कर सकते हैं, या तो मोमेंटम चेक होगा या फिर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेक होगी एक टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी प्रूव करता है। तो ये था हमने जो ये डायग्राम पढ़ा है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इस डायग्राम का पूरा एक्सप्लेनेशन ये था। नेक्स्ट देखते हैं अभी यहाँ पे कि इसी के बेसिस पे, ये जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि जब ये स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन को, फोटोन स्ट्राइक किया, तो ये जो कोलिजन हुआ यहाँ पे दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में, ये होता है इलास्टिक। कैसा होता है, कोलिजन यहाँ पे होता है इलास्टिक, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जैसे ही हम कहते हैं कोलिजन इलास्टिक होगा तो यहाँ पे लॉ लग जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। जैसे ही स्ट्राइक किया यहाँ पे, ये थोड़ा सा पीछे, इसने अपनी एनर्जी दी और खुद थोड़ा सा पीछे हुआ, मतलब कि एनर्जी का कंजर्वेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ जो है इलास्टिक होने की वजह से, कोलिजन इलास्टिक होने की वजह से यहाँ पे जो है मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होता है, एनर्जी का भी कंजर्वेशन होता है, मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होता है, ठीक है। उस टाइम पे अगर एक्सरे को हम देखें कि वो उसको रे की फॉर्म में या फिर जो कहते हैं हम किरण की फॉर्म में, रे की फॉर्म में ना देख के हम कहें कि एक्सरे की फोटोन है उसको देखें हम, तो उस टाइम पे उस फोटोन की एनर्जी कितनी है वो मैं बार बार बता ही चुकी हूँ, कितनी है, hν है। तो मोमेंट एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला लॉ अगर यहाँ पे लगता है उस टाइम पे एक्सरे को फोटोन मान रहे हैं और इसकी एनर्जी hν है, तो उन सभी के बेसिस पे कॉम्पटन ने एक इक्वेशन दिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला इक्वेशन दिया कि डेल लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, 2h/mc साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे लैम्डा, डेल लैम्डा क्या है यहाँ पे, डेल लैम्डा यहाँ पे आपका है कॉम्पटन शिफ्ट, डेल लैम्डा क्या है यहाँ पे, कॉम्पटन शिफ्ट, जो कि है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा,
उस डायग्राम में देखा है हमने, ठीक है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। थीटा क्या है यहाँ पे, इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट के बीच में बनने वाला एंगल। ओके, इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट के बीच में बनने वाला एंगल, ये बताती हूँ मैं। ये देखिए, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये थीटा है। ओके, और जो कॉम्पटन शिफ्ट है यानी कि डेल लैम्डा क्या है, ये था हमारा लैम्डा इंसिडेंट लाइट। ओके, और ये था यहाँ पे स्कैटर्ड होने के बाद इसकी वेवलेंथ। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट मिलेगी। तो वो कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है, ये कह रहा है 2h/mc साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर होती है। h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, m यहाँ पे जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मास है, इस इलेक्ट्रॉन का मास है यहाँ पे, ठीक है। और c यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। तो 2h/mc साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जो है यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पटन शिफ्ट दिया हमने, ठीक है। अब देखो कि मैथमेटिक्स में जो है आपने पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे 2 है, एक मिनट, 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है थीटा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी कि एक्स यहाँ पे क्या है, थीटा बाय 2। तो इसको मैं लिखूंगी इस तरह से 1 माइनस कॉस 2 एक्स की जगह क्या आएगा, थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। और ये जो है सारे कॉन्स्टेंट्स है, h बाय mc हमारा कांस्टेंट है। तो जो है वो क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो किसके बराबर हुई, h/mc 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हुई हमारी कॉम्पटन शिफ्ट। अब यहाँ पे हम कंडीशन रख देते हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट, ये मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ वापस यहाँ पे, h/mc 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये है हमारी कॉम्पटन शिफ्ट। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर थीटा क्या हो, जीरो हो, ये जो थीटा है ये क्या हो, जीरो हो, तो उस केस में कॉम्पटन शिफ्ट कितनी होगी। तो कॉस थीटा अगर मैं जीरो रखती हूँ तो ठीक, कॉस थीटा जीरो रखने पर वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा mc 1 माइनस 1 कॉस, यहाँ पे रख दिया मैंने जीरो थीटा की जगह, तो कॉस जीरो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 से 1 कैंसिल, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल लैम्डा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है, जीरो। जब थीटा क्या हो, जीरो हो, तो कॉम्पटन शिफ्ट भी क्या होती है, जीरो ही होती है। अगर थीटा यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री हो, ये थीटा यहाँ पे कॉस थीटा जो है यहाँ पे 90 डिग्री हो, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू हमेशा होती है जीरो। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू जब आप जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस जीरो रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा h/mc के बराबर। और जैसे ही आप यहाँ पे क्या प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये होती है प्लांक्स कांस्टेंट की। इसकी क्या होती है, मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। और ये क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, ठीक है, 10 टू द पावर 8 मीटर। अब इस पूरे को जब आप सॉल्व करते हो ना, और यूनिट कन्वर्जन वगैरह मैंने क्लास में बताया था आपको, ठीक है, तो वो सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू क्या आती है 2.42 पिकोमीटर के अराउंड जो है वो वैल्यू आती है, ठीक है। कब, जब ये होता है थीटा 90 डिग्री होगा, तब यहाँ पे वैल्यू 2.42 मिलेगी कॉम्पटन शिफ्ट की पिकोमीटर। थर्ड है यहाँ पे कि अगर cos थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू अगर क्या हो 180 हो,
तो उस केस में जो है हमारी कॉम्पटन शिफ्ट क्या होगी, यहाँ पे कॉस की जगह थीटा की जगह लिख दो 180 डिग्री। 180 डिग्री में जो कॉस 180 डिग्री क्या होता है, कॉस 180 डिग्री होता है -1। ठीक है, ये माइनस तो था ही, यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 + 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा डेल लैम्डा के बराबर हो गया 2h/mc के बराबर हो गया। अब जैसे ही इसे सॉल्व करोगे, ये देखो h/mc की वैल्यू तो क्या आई थी 2.42, बस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 4.84 पिकोमीटर। कब, किस केस में, जब थीटा हमारा क्या हो 180 डिग्री हो। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें यहाँ पर कॉम्पटन शिफ्ट मिलेगी 4.84 पिकोमीटर। ओके, और लास्ट में हम कहते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो, और मैंने बता दिया कि हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ये प्रूव करता है अच्छे से। तो ये पूरा था आपका कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है जो AH कॉम्पटन ने दिया था। ओके।